चलो स्टार्ट करें। चलो भाई, अब हमारे देश में क्या होता है, लॉर्ड इरविन वायसरॉय बनते हैं और ब्रिकेनहेंड ये जो होता है हमारा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनता है। आप सबको पता होगा अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन होता है, जो इंग्लैंड में बैठ के भारत सरकार को चलाता है। ठीक है जी। अब इसके टाइम पीरियड में बहुत सी घटनाएं होती हैं भाई। सबसे पहले साइमन कमीशन, नेहरू की रिपोर्ट, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, बॉम्बिंग इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद सॉल्ट मार्च, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अलाहाबाद एड्रेस ऑफ मोहम्मद इकबाल, चित्तगांव आर्मरी रेड, गांधी इरविन पैक्ट और राजगुरु सुखराम थापर की सुखदेव की एग्जीक्यूशन। ठीक है जी। आई होप आप सबको यहाँ तक एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं सिर्फ यही पढ़ाता था बस। अब डिटेल में सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। आपको पता था ना इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ था, जो कंपनी रूल से किस रूल की तरफ चले गए, हम लोग ब्रिटिश सरकार क्राउन की तरफ चले गए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1861 आया, उसके अंदर वॉइस रॉय बनाया गया, वॉइस रॉय के साथ काउंसिल बनाया गया, उसके एक लेजिस्लेशन बनाया गया। फिर 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। फिर 1909 के अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए और 1919 के अंदर लॉर्ड चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। ये सब आए थे। अब जब ये मॉन्टेंग चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जब आए थे 1919 के अंदर, तो उसमें से एक चीज ये भी थी कि हम अगले 10 साल के बाद दोबारा से अगर कुछ में कमी पेशी होगी तो दोबारा से हम इसको भेजेंगे। अब 10 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2 साल पहले ही भेज दिया। ठीक है जी, 2 साल पहले ही भेज दिया। मतलब आप समझ, हर 10-10 साल के बाद भेज रहे हैं। 1861 में, फिर 1892 में, 1909 के अंदर आया, फिर 1919 में आया, तो अब इनको भेजना था। ठीक है जी। अब ये क्या करते हैं, 1927 के अंदर 7 बंदों का एक ग्रुप भेजते हैं। ठीक है जी, 7 बंदों का एक ग्रुप भेजते हैं भारत के अंदर। उसके अंदर एक व्यक्ति होता है सर जॉन साइमंस और एक होता है क्लाइमेट एटली। मैं क्लाइमेट एटली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो एक एमपी है छोटा सा, बाद में जाके ये प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस कमीशन का नाम होता है साइमन कमीशन। क्यों होता है साइमन कमीशन? क्योंकि साइमन कमीशन उसका हेड है। तो टोटल कितने बंदे हैं यहाँ पर? 7 बंदे हैं। 7 मैन कमीशन होता है। इसको सारे लोग साइमन कमीशन कहते हैं, बट एक्चुअली में क्या था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। ठीक है जी। ये भारत में इसलिए आया था कि हम आपको आने वाले टाइम में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का मौका दे रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का मौका दे रहे हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना लो अंडर द क्राउन। ठीक है जी, क्या है? अंडर द क्राउन आप एक बना लो। ठीक है जी, आप अपने बना लो। अब क्या होता है, अब लोग इसका बायकॉट करते हैं। क्यों बायकॉट करते हैं? ये जो 7 लोग हैं, इन सातों के सातों अंग्रेज हैं, कोई इनमें इंडियन है ही नहीं। अब मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी कहते हैं भी हम तो इसका बायकॉट करेंगे। लेकिन वहीं पर ईवी पराकृष्णा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल सही है, साइमन बिल्कुल ठीक है, हम इनको इनको हेल्प करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसको क्या करते हैं, बायकॉट करते हैं। अब ये जहां पर भी जाते, नारा लगता साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये नारा लगाते। अब ये क्या हुआ जी, घूमते घुमाते लाहौर पहुंच गए। 1928 को ये कहाँ पहुंच गए बेटा? लाहौर पहुंच गए। अब वहां पर भी लाला लाजपत राय अगुवाई कर रहे थे, और लाला लाजपत राय जो है वहां पे नारे लगते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ऐसे नारे लगते हैं। अब ये सामने पे खड़े होते हैं, सारे के सारे सातों के सातों खड़े होते हैं, इनके गले में हार हार पड़े होते हैं। अब वहां पर आता है जेम्स स्कॉट। कौन आता है? जेम्स ए स्कॉट आता है। अब वो ये कहता है कि हम इन पे लाठीचार्ज करेंगे। जेम्स ए स्कॉट लाठीचार्ज करता है, और जिस लाठीचार्ज के अंदर वो इनके सिरों पे लाठियां मारता है, सबसे ज्यादा वो किसको मारते हैं? लाला लाजपत राय को। ठीक है जी। और कुछ समय के बाद फिर लाला लाजपत राय की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अब इससे बहुत ज्यादा एग्रेशन हो जाता है। ठीक है जी, इससे और ज्यादा एग्रेशन हो जाता है। अब क्या होता है, मई 1928 के अंदर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? ब्रेकेन हैंड ये कहता है
इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कहता है कि अगर इंडियंस को लगता है कि वो इतने कामयाब हैं तो बना लो, अपना खुद से देखेंगे क्या करना है। वो इंडियंस को चैलेंज करता है कि अगर तुम इतने समझदार हो ना तो एक बना लो, रिपोर्ट बना लो जो सबको मंजूर हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सबको, जितनी पार्टीज हैं सबको ये रिपोर्ट अगर बनेगी लियाना में पास कर दूंगा, क्योंकि उसको पता था, उसको पता था ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। आज पॉसिबल नहीं है, आज कोई बोलना हो तो सबके मुंह इधर उधर होते हैं। उसको पता थी ये क्या बोलता है अपनी पार्लियामेंट में, लेट देम, ये लाइन है उसकी, लेट देम प्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशन विच कैरिड बिहाइंड इट ए फेयर मेजर ऑफ जनरल एग्रीमेंट अमंग द ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, उसको पता होता है। अब ये जो होते हैं हिंदुस्तानी चैलेंज लेने में बहुत वो होते हैं, देखी जाएगी, ले लेते हैं। 1928 के अंदर ये सब पार्टीज एक हो जाती है, जितनी भी पार्टीज हैं इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी पार्टी, वो सब एक हो जाती है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं M.A. अंसारी। इसे बोलते हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। यहां पर नेहरू जो होते हैं, मोतीलाल नेहरू, एक अपनी रिपोर्ट बना के देते हैं 1928 के अंदर, लखनऊ के अंदर। उसे कहते हैं द नेहरू रिपोर्ट। अब समझ में आया नेहरू रिपोर्ट क्यों बनी थी? क्योंकि बेकन हैंड ने इंग्लैंड से चैलेंज दिया था कि अगर तुमको साइमन कमीशन से इतनी दिक्कत है ना भाई, तो ये बना लो अपनी रिपोर्ट। अब इसके अंदर कौन कौन होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस, ऑल इंडिया स्टेट्स ऑफ पीपल कॉन्फ्रेंस, सेंट्रल खिलाफत कमेटी, सब मिलके बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट्स के अंदर मतभेद होता है, जैसे कि आपका कौन है वो, सुभाष चंद्र बोस और इनका बेटा जवाहरलाल नेहरू, वो भी इस रिपोर्ट से खफा होता है। ठीक है जी, तो वो ये कहता है, ये रिपोर्ट आती है 1928 के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? द नेहरू रिपोर्ट इसको कहा जाता है। अब मोहम्मद अली जिन्ना आता है। मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि हमें दो बातों पे बिल्कुल भी आपके साथ वो नहीं है, हम आपकी दो बातों को नहीं मानते इस रिपोर्ट की। कौन सी बात है? पहली बात ये कि हमें एक सेपरेट इलेक्ट्रोड दो। सेपरेट इलेक्ट्रोड पता ना क्या था आपका? कि मुसलमान केवल मुसलमानों के लिए देंगे। उनको 1919 में इस बात को मान लिया गया था, स्पेशल इलेक्ट्रोड देने के लिए मान गए थे। और दूसरा उनका ये था कि हमें रेजिडुअल पावर्स चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना को यह डर था कि बाई चांस अगर हम आजाद हो जाते हैं तो हिंदू तो मेजोरिटी में रहेंगे, तो हम मुसलमानों का क्या होगा? अब इसके ऊपर ये मना कर देते हैं, नेहरू रिपोर्ट जो होती है वो उनको मना कर देती है। According to the Muhammad Ali Jinnah, the committee has adopted a narrow-minded policy to ruin the political future of the Muslim. I regret to declare that the report is extremely ambiguous and does not deserve to be implemented. ये उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था ये तो हिंदुओं के लिए बनाया हुआ एक है, हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना इसके काउंटर में अपने लेके आते हैं 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। समझ गए? साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए आया था और वहां से उसने चैलेंज दिया था कि अगर तुम्हें लगता है ना तो बना लो। देख लो आपके सामने, एक बनी नेहरू रिपोर्ट, उसके काउंटर में क्या बन गई? 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना बन गए। अभी तो देखना क्या क्या होने वाला। ठीक है, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना बन गए। अब समझ में आया कि 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना क्या थे। अब क्या होता है? अब टाइम बीतता है, 1929 आ जाता है। 1929 के अंदर क्या होता है? लाहौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। वो ये कहते हैं कि हमें डोमिनेंस स्टेटस चाहिए ही नहीं। समझ गए? अगर उन्होंने रिपोर्ट मानने से मना कर दिया था, जो वो है ब्रिटिश हुकूमत है, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट ने आने से मानने से मना कर दिया था। वो कहते हैं हम तो साइमन कमीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, तो ये जो आपका ये है जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हमें डोमिनेंस स्टेटस चाहिए नहीं, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। यहां से पहली बार डिमांड उठती है कि भैया ऑफिशियली मतलब हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, और 26 जनवरी 1930 वो डेट डिसाइड करी जाती है कि जिस दिन पहली बार झंडा फहराएंगे। ठीक है जी, तो ये क्या है? वो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड से अंग्रेज लड़े हुए हैं, इस समय बैठे हुए हैं कि भैया डोमिनियन स्टेटस ही देंगे। मतलब क्या? तुम सरकार बना लो, चलाएंगे इंग्लैंड से हम ही। ठीक है जी, और ये क्या कह रहे हैं? हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है जी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। तो ये था पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। समझ में आ गया आप तक? अब इस पे हॉल्ट लगा रहे हैं। तो अभी इसको दिमाग में रखना, इस पिक्चर को। क्या है कि साइमन कमीशन भारत में आता है अपनी रिपोर्ट देने के लिए, जिसमें एक लाला लाजपत राय की डेथ हो चुकी है, और उसके काउंटर के अंदर नेहरू अपनी रिपोर्ट देते हैं 1928 के अंदर। लेकिन उसके काउंटर के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट्स देता है। किसके? आपके मोहम्मद अली जिन्ना अपने देते हैं। अभी मैंने आपको एक CPI पार्टी बताई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बताई थी ना,
वो कैसे बनी थी? अब ये लोग क्या कर रहे थे, सीक्रेट सोसाइटी बनाकर हटाना चाहते थे ब्रिटिश हुकूमत को। इनको पता चल गया, इनको इनकी अंग्रेजी मदद कर रहे थे इंग्लैंड में बैठ के, ठीक है, कि कैसे कोड एक्सचेंज कर रहे हैं, कैसे पार्टी बड़ी बन रही है। इसे बोलते हैं मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश सरकार को ये पता चल जाता है कि भैया ये सब मिलके कुछ बड़ा करने वाले हैं। इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये टोटल मिलाकर 32 लोग होते हैं जिनको अरेस्ट करा जाता है। इसको बोलते हैं मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। इसके अंदर दो अंग्रेज भी होते हैं, उनका नाम होता है फिलिप सप्रात और बेंजामिन फ्रांसिस बार्डले। ठीक है जी, ये दो भी इनकी मदद कर रहे होते हैं और इनके ऊपर 121 ए लगाते हैं, जो सेडिशन का चार्ज होता है, और जेल में डाल देते हैं। अब ये देखिए क्या था, ये दो अंग्रेज थे, तो ये पूरी दुनिया में उस समय केस चलता है। ठीक है जी, पूरी दुनिया के लोग केस देखते हैं कि यार इस केस में क्या हो रहा है, कैसे ये कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 1921 के अंदर एस ए डांगे, शौकत उस्मानी और मुजफ्फर अहमद, ये सब मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रच रहे होते हैं, ऐसा इल्जाम लगाती है ब्रिटिश हुकूमत इनके ऊपर। इनको अरेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये थी मेरठ कॉन्स्पिरेसी। तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी में क्या था, कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि शायद ये कुछ करने वाली बड़ा, इनको अरेस्ट कर लेते हैं। इनकी अरेस्ट के पीछे दो बड़े इंग्लैंड के बंदे होते हैं, एक का नाम होता है फिलिप सप्रात और दूसरे का नाम होता है बेंजामिन फ्रांसिस बार्डले। ये दोनों नाम याद रखिएगा, पेपर में जरूर आएगा। ठीक है जी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज क्लियरली वरिड अबाउट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ठीक है जी, कि पूरी दुनिया के अंदर जो कम्युनिस्ट विचारधारा फैल रही है उससे अंग्रेज डरे हुए थे। इट वॉज ऑल्सो थॉरली कन्विंस्ड दैट ऑल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडिया वॉज प्रोपेगेटेड टू द वर्कर्स बाय सीपीआई। आपको शायद पता नहीं होगा, जो है ना आपका वंदे मातरम, उसको गाने पे भी सजा मिलती थी। अगर आपने वो गा लिया है वंदे मातरम, उसको उठा के जेल में डाल देंगे। ठीक है जी, इनकलाब जिंदाबाद तो छोड़ ही दो ना, अगर आप ये भी गाओगे तो उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। ये इनकलाब जिंदाबाद बहुत छोटा सा नारा है, लेकिन अंग्रेज बहुत डरते थे उससे, तो बोलोगे तो जेल में जाओगे। वंदे मातरम गा रहे हो तब भी जेल में जाओगे। समझ के बात का मतलब। चार्ज वर दैट इन 1921 एसे डांगे, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद ज्वाइंड ए कॉन्स्पिरेसी टू एस्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इन इंडिया। और इसको दो व्यक्तियों ने मदद करी थी, एक का नाम था फिलिप सप्राट और दूसरे का नाम था बेंजामिन ब्रैडले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हादसा था जो मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात, आप ध्यान से देखेंगे। अब देखिए क्या होता है, दो बिल्स आते हैं। एक आता है द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1928 और एक होता है पब्लिक सेफ्टी बिल 1928। ये दो बिल्स होते हैं और इन दो बिलों के ऊपर विचार विमर्श करा जाता है पार्लियामेंट के अंदर। जो इनका लेजिस्लेचर होता है, ये सब डिसाइड कर रहे होते हैं क्या करना है, कैसे करना है। इस बिल में क्या था, ट्रेड यूनियंस पे बैन लगाने की कोशिश। ठीक है जी, जो मिल के ऑनर्स थे वो बहुत परेशान थे। मिल के ऑनर्स कहते थे यार हम बड़ा परेशान है, ये हड़ताल करके बैठते हैं, कुछ कानून लेके आओ। अंग्रेजों को बोलते हैं, अंग्रेज कहते हैं क्यों नहीं भाई, बिल्कुल लेके आते हैं तुम्हारे लिए कानून। तो उस पर चर्चा कर रहे होते हैं। उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों जाते हैं असेंबली के अंदर और वहां पर बॉम्ब फेंक देते हैं। लेकिन बॉम्ब ऐसी जगह फेंका जाता है कि जहां से लोग मरे ना, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि हम कुछ कर रहे हैं। समझ के बात है, बहुत 22 साल का लड़का था बस, 21 साल का ना, 21 साल का लड़का, सोच को देखो 21 साल क्या उम्र होती है, उस बंदे के क्या थॉट्स रहे होंगे 21 साल में। तुम देख लो 21 साल में तुम्हें रील देखने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। सोच के देखो एक बार, तुम्हारे सपने ही क्या हैं देखा जाए तो? क्या है तुम्हारे सपने? एक सरकारी नौकरी, एक गाड़ी, एक बाइक, अच्छी बीवी, दो बच्चे, एक सहेली, और क्या है? और क्या है, मकान अच्छा हो जाए, माँ बाप को 7 धाम की यात्रा करवा दें, 4 धाम की यात्रा करवा दे, एक हनीमून मारे यूरोप में जाके, बस छोटी सी सोच, छोटी सी जिंदगी। अगर भगत सिंह भी ये सोच लेता तो उसके फादर तो बहुत अमीर थे भाई। उन्होंने आज के 50 करोड़ रुपए की बेल करवाई थी भगत सिंह की, आज के 50 करोड़ रुपए की। तुम्हारे पिताजी 5 आगे न करवाए, सड़ने देंगे तुमको जेल में। सोच के देखो, सोच के देखो एक बारी, एक दफा उस बंदे की। मैं तो बहुत मानता हूँ भगत सिंह को, बहुत पढ़ा उनके बारे में। ऐसे लोग दुनिया पैदा नहीं होते हैं भाई। ठीक है जी, तो ये थे भगत सिंह जी। तो वो फिर वो जाते हैं भगत सिंह जी और वो बॉम्ब वहां पर फेंक देते हैं। उनको अच्छे से पता था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है जी, और ये जो बम का इनको आइडिया आता है ना, ये हो चुका था हादसा 1893 के अंदर, फ्रांस की असेंबली के अंदर इसने बम फेंका था, अगस्ता वेलिएंट ने। ठीक है, जब मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा ना, भगत सिंह के बारे में, तो वहां बताऊंगा कि ये था।
ठीक है जी। तो भगत सिंह के साथ एक और बंदा भी जाता है, वो जाता है बटुकेश्वर दत्त। अब भगत सिंह ही क्यों जाता है, वो कहता है कि तुम क्यों जा रहे हो, तो वो कहता है कि मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे बोलना भी आता है, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, समझ गए हो। और तुम आज भी इंग्लिश नहीं लिख सकते बेटा, वो आज से 120 साल पहले अंग्रेजी के अंदर पैम्फलेट लिख के बांटता था। ठीक है जी, वो उस जमाने के अंदर लेनिन को पता होता था। तुमको आज भी नहीं पता कि व्लादिमीर लेनिन है कौन। आज भी नहीं पता तुम्हें रशियन रेवोल्यूशन क्या थी, उसको उस जमाने में पता था कि रशियन रेवोल्यूशन क्या थी। तुम पहले रील तो देख लो बेटे, कच्चा बादाम। आयो बेटा। तो ये ऐसे ही होती है ये वाली हमारी। और यहाँ पर वो क्या करते हैं, दो बॉम्ब को यहाँ पर फेंक देते हैं, और फिर वो अरेस्ट हो जाते हैं। उनके पास गन भी थी, वो फेंक के भाग जाते हैं। उनको ना ये चीज नहीं पता थी, भगत सिंह को, इनको बम फेंकने के लिए सजा नहीं मिली थी फांसी की। वो अब बताऊंगा आपको, जब भगत सिंह के बारे में बताऊंगा, तो जो उनकी हत्या करते हैं स्कॉट्स की, उसके लिए उनको, सॉन्ड्रोस की जो हत्या करी जाती है, सॉन्ड्रोस की जो हत्या करी जाती है, उसके लिए उनको फांसी मिलती है। ठीक है जी। मैं आपको बताऊंगा, महात्मा गांधी चाहते तो उनकी फांसी को माफ करवा सकते थे, तो बताऊंगा अभी कैसे। ठीक है जी, करवा सकते थे, वो सच बात है, करवा सकते थे, उनकी कराई नहीं। ठीक है जी। तो यहां से वो दोनों अरेस्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है जी। अब तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस समझ में आ गया तुम लोगों को, और फिर मैंने तुमको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी समझा दिया वो क्या था। तो ये लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुई थी। तो उन्होंने बात कही थी, इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हेयर, बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। और यहां से इनका ये नारा नहीं है, इनकलाब जिंदाबाद, ये इनका नारा नहीं, ये सॉरी उन्होंने कहा था मौलाना हरसत मोहानी ने 1921 के अंदर, लॉन्ग लिंग रेवोल्यूशन। ठीक है जी, इन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये नारे को सबसे ज्यादा बोलते कौन थे, भगत सिंह। ठीक है जी, ये बोलते थे। जानते हो इनके बारे में, कभी देखा हो, नहीं देखा होगा। अरे मैंने आपको टीचर की कहानी सुनाई थी, कौन थे वो, हैं, वो थे ग्वालकर, ग्वालकर थे। बेटे भगा दूंगा, बैठा रहा चुपचाप, ग्वालकर। ठीक है बेटा। अब ये हैं आपके टीचर साहब। ठीक है जी, बहुत बढ़िया इनकी भी कहानी है, सुनिए। इनका नाम है सूर्य सेन। 1894 में इनका जन्म होता है। इनको ना मास्टर दा कहते हैं, क्यों, क्योंकि उस जमाने में बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, और ये बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल के अंदर, तो इनको मास्टर दा कहते थे। 1918 के अंदर ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। अब 1916 में ना एक घटना होती है इंग्लैंड के अंदर, जिसको बोलते हैं ईस्टर राइजिंग। ईस्टर समझते हैं, संडे के दिन जो क्रिश्चियंस मनाते हैं। 1916 के अंदर ना ईस्टर राइजिंग होती है। इसके अंदर इंग्लैंड के अंदर, वो जो इंग्लैंड की जो हुकूमत है, जो ब्रिटिश जो क्राउन सिस्टम है, उसके खिलाफ लोग विद्रोह करते हैं। इससे ये बड़े प्रभावित होते हैं। ये कहते हैं कि भैया मैं भी अपनी एक आर्मी बनाऊंगा, उसका नाम है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अब मैं बच्चे का वो आर्मी कहां से लाऊं, तो जिन बच्चों को ये पढ़ाते थे उनको ये आर्मी में ज्वाइन करवा दिया। 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल के बच्चों तक को, 21 साल के लोगों तक को इसने आर्मी में ज्वाइन करवा दिया, उनकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया। तो ये करते क्या है, ये करते हैं, वहां पर एक आर्मरी होती है बेटा, वहां पर ये जाते हैं चित्तगोंग के अंदर। चित्तगोंग पड़ता है आज बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश का एक शहर है चित्तगोंग। वहां पर अंग्रेजों की एक आर्मरी थी। आर्मरी का मतलब होता है जहां पर वो वेपन्स रखते थे। ये वहां पे जाते हैं, सबसे पहले वहां की टेलीग्राफ लाइन काटते हैं, टेलीफोन लाइन काटते हैं, और एकदम से हमला कर देते हैं। ठीक है जी, उनके वेपन्स टूट के ले जाते हैं, उनको मार भी देते हैं। ठीक है जी। और उनको पता था कि मुझे बाद में पकड़ ही लेगी ब्रिटिश सरकार। और वही होता है, ये बेचारे थे तो भागते रहते, भागते रहते, भागते रहते हैं। और इसको कहा जाता है चित्तगोंग आर्मरी रेड। तो ये हुई थी 1930 के अंदर। अब समझ में आ गया इसके पीछे कौन था, तो उसके पीछे थे सूर्य सेन। ठीक है जी। और उनका सबसे बड़ा कहाँ से दिमाग आया, ईस्टर राइजिंग से दिमाग आया, उनका ख्याल आया, और उन्होंने फिर डिसाइड करा कि मैं भी ये करूंगा चित्तगोंग के अंदर। ये आज पड़ता है बांग्लादेश के अंदर, उस समय तो भारत के पार्ट था ना चित्तगोंग। देखिए भाई, यहाँ पे अगला नाम आता है मोहम्मद इकबाल। आपने गाना सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, है ना। लेकिन आयरनी देखिए, ये मोहम्मद इकबाल हैं और ये पाकिस्तान के वो हैं, देश के कवि हैं। उस समय तो पाकिस्तान था नहीं ना, लेकिन अब तो पाकिस्तान बन गया।
तो ये जो हैं ये पाकिस्तान के थे, मतलब पाकिस्तान चले गए फिर ये। तो ये थे मोहम्मद इकबाल, इनको कहा जाता है ये फर्स्ट पोएट है पाकिस्तान के। और इनको उर्दू में कुछ कहते हैं और मीनिंग यही होता है कि ये पोएट हैं पूरे देश के। ठीक है जी, पोएट है मोहम्मद इकबाल। इन्होंने ऐसा क्या करा है, तो मैं आपको बताता हूँ इन्होंने ऐसा क्या करा है। 1930 के अंदर इलाहाबाद में इनका सेशन हो रहा था कांग्रेस का। जैसे ये अपना सेशन करते थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, अपना सेशन करते थे, वैसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सेशन चल रहा था 1930 के अंदर। इसको बोलते हैं इलाहाबाद एड्रेस। एक्चुअली इस एड्रेस में है क्या, इस एड्रेस के अंदर मोहम्मद इकबाल एक लाइन कहते हैं, अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया, कि हम लोगों को इंडिया के अंदर ही एक अपना देश बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि एक पूरा का पूरा हमारे को एरिया दे दिया जाए जिसके अंदर केवल और केवल मुस्लिम्स होंगे। इकबाल जो हैं डिमांड करते हैं द राइट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द मुस्लिम, मतलब हमें कुछ दे दीजिए और हम ही जो है वो करेंगे, सब कुछ डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इसको कहा जाता है इलाहाबाद एड्रेस। तो आपसे पूछ सकते हैं इलाहाबाद एड्रेस कब हुआ, 1930 में। किसने किया, मोहम्मद इकबाल ने किया। और मोहम्मद इकबाल में इसमें क्या था, इसमें इन्होंने बोला आ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया। ठीक है जी, ये था। अब आपको पता होगा ये सारे लोग बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं। अब ये सारे डिस्कस ये कर रहे हैं कि भाई जो साइमन कमीशन हमने भेजा था वो तो आ गया, उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। और हिंदुस्तान में भी दो बनी पड़ी है रिपोर्टें, एक नेहरू की रिपोर्ट है और एक उसकी रिपोर्ट है 14% जिन्ना है। कुछ तो कानून लेके आना ही है ना, क्या करें। बोला जी देखते हैं क्या करते हैं, इनको बुलाते हैं, इनसे बात करते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट बन के तैयार थी, 14% जिन्ना और साइमन कमीशन। तो नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को सबमिट कर दी गई, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना 9 मार्च 1929 को, और साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1930 को। लेकिन लागू किसको करें, वो कह रहे हैं कि भैया हमें आज़ादी चाहिए, वो कह रहे हैं हम लोगों को हमारी अपनी कुछ सोच विचार है, साइमन कमीशन अपनी अलग बता रहा है। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं चलो ठीक है हम मुलाकात करते हैं। उस समय वहां का किंग था जॉर्ज फिफ्थ, प्रधानमंत्री का नाम है रेमसे मैकडोनाल्ड, और लॉर्ड इरविन भारत का वॉइस रॉय। ये लॉर्ड इरविन का बोलते हैं भाई ये क्या हो रहा है तेरे राज में, तू क्या कर रहा है, कुछ काम कर भी रहा है कि नहीं भी कर रहा। ठीक है जी। तो 1930 में जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है और साल 1932 तक यही कश्मकश चलती रहती है कि किसी तरीके से हम इन रिपोर्ट्स को, किस रिपोर्ट्स को एक्ट बना के डाला जाए। ठीक है जी, क्या एक्ट में डाला जाए। ठीक है जी। तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चलती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चलती है। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर से दिसंबर 1932 चलती है। तो 30 से लेके 32 तक का टाइम पीरियड होता है। इनमें क्या क्या हुआ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी एक एक चीज पॉइंट समझाऊंगा। लेकिन ये तीनों के तीनों ही फेल हो गई। ठीक है, तीनों की तीनों फेल होगी। क्यों फेल हुई, क्या रीजन से, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ भाई, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई। अब वो बोलते हैं क्या है, करना क्या है। अब बैठे हैं तो कुछ तो करेंगे, क्या करें, बुलाओ इनको इंग्लैंड के अंदर। फिर ये सब इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी भारत की नहीं जाती, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि वो तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं, वो तो जाएंगे नहीं, वो तो जाएंगे नहीं, वो तो कह रहे हैं हम तो जाएंगे नहीं, हम तो बैकआउट करते हैं आपके इन सब चीजों का। अब यहां पर क्या होता है, मुस्लिम लीग से जाते हैं आगा खान तीन और मोहम्मद अली जिना और मौलाना मोहम्मद अली। इंडियन स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव से जो वहां के जो वो होते हैं प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वहां से भी जाते हैं, और ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंटेटिव भी जाते हैं। और वहां से ये सब लेबर पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के, लिबरल पार्टी के लोग भी जाते हैं। और जॉर्ज फाइव उन सबको बुलाता है, डिनर पे बुलाता है, खाना पाना खिलाता है, कह रहा है जाओ अब बात कर लो रेमसे मैकडोनाल्ड से क्या बात करनी है। ठीक है जी। अब एक बार देख लीजिए कौन सा व्यक्ति कहाँ कहाँ से गया था, ये हमारे पेपर में आएगा नहीं। एक बार ये देख लीजिए, डिप्रेस क्लास से गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए थे सरदार उजल सिंह और सरदार संपूरन सिंह, ये दोनों गए थे। ठीक है जी। और हिंदुओं की तरफ से गए थे बीएस मौंजी और एमआर जयकर, दीवान बहादुर, राजा नरेंद्र नाथ, ये सारे के सारे गए थे। ठीक है जी।
और वुमेन से पहली बार गई थी बेगम जहानारा शहनवाज और राधाबाई सुब्रमण्यम, ये गई थी। लेकिन ये नहीं पढ़नी आपको, सेकंड में पढ़नी कौन सी महिला गई थी, वो थी सरोजनी नायडू, सेकंड वाली। लेकिन इसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं, कौन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो है ही नहीं, तो ये तो फेल हो जाती है। क्योंकि वो कहते हैं मान लो हमने कुछ पास कर भी दिया यहाँ से, तो जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया में जो बैठी है वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं ना। अब भाई साथ साथ गांधी जी क्या कर रहे होते हैं इस समय, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे होते हैं। मान लो कोई किसी ने कानून बना दिया नमक के ऊपर, तो नमक का कानून तोड़ रहे हैं। हर जगह जहाँ पर लोग अपने अपने विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि सब गांधी जी के साथ में है अगेन। अब भाई इरविन को बड़ा परेशानी होती है, इरविन कहता है यार मैं बड़ा परेशान हूँ। ठीक है जी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू होता है, 34 जगह मूवमेंट आपका चलता है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ध्यान से सुनेंगे क्या है कैसा है। 1929 के अंदर जब लाहौर का सेशन आता है, तो उस सेशन में कांग्रेस क्या कहते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन अंग्रेज किस बात पे अड़े हुए हैं, अंग्रेज इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस ही देंगे। गांधी जी अपने 7 पॉइंट कहते हैं कि ये बात तो कम से कम मान लो। पहला, जो रुपी और स्टेरलिंग है उसकी रेशियो को कम करो, लैंड रिवेन्यू को हाफ करो, सॉल्ट टैक्स को खत्म करो, और जितने बच्चों ने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं उन सबको दोबारा से नौकरियां दो, जितने लोग प्रिजन में बैठे हुए हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स उन सबको छोड़ो। ठीक है जी, ये 7 वो पॉइंट्स बताते हैं। ठीक है जी, अब बिगिनिंग कब होती है इस मूवमेंट की, इस मूवमेंट की बिगिनिंग तब होती है जब महात्मा गांधी डांडी मार्च करते हैं। क्या करते हैं, डांडी मार्च करते हैं। अब क्या होता है, गांधी और इरविन का पैक्ट होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि डांडी मार्च हो चुकी है, मान लो अभी मैं आपको पढ़ाऊँ डांडी मार्च क्या थी। डांडी मार्च हो चुकी होती है। अब लॉर्ड इरविन कौन होता है, वायसराय होता है भारत का। उसके ऊपर प्रेशर बनता है कि किसी तरीके से कांग्रेस को मनाओ, तो वो गांधी जी को बुलाता है। वो गांधी जी को कहता है कि आप बताओ आपको क्या क्या चीजें चाहिए, मैं रेडी हूं करने के लिए। आप एक बारी कांग्रेस के वो बन के नेता बन के इंग्लैंड चले जाओ, एक बारी बात कर लो वहां जाके, एक बार दोबारा से मीटिंग करवा लेते हैं, आप एक बार चले जाओ। इसको कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931। अब इसके अंदर गांधी जी की क्या डिमांड थी, उन्होंने क्या माना क्या नहीं माना। उन्होंने बोला जितने भी ऑर्डिनेंस दिए गए हैं उन सबको खत्म करा जाए, जितने भी प्रिजनर्स हैं उन सबको छोड़ा जाए, मान ली गई डिमांड। और अब आप लिकर शॉप्स के बाहर भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। मैंने बताया था ना चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। जितने भी सत्याग्रही हैं जिनकी प्रॉपर्टियां छीन ली गई हैं उन सबको प्रॉपर्टियां वापस कर दो। ठीक है जी, और कांग्रेस के ऊपर लगा हुआ बैन भी हटा दो। ठीक है जी, अब वो जिन बातों को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस की जो डिमांड थी कि जो पुलिस जो एक्सेस इस्तेमाल करती है उस पर कंट्रोल करे। और दूसरी चीज महात्मा गांधी कहते हैं कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की जो फांसियां उनको माफ कर दो। लेकिन उन्होंने मना कर दी, जो लॉर्ड वेलिंगटन दो बातों पे नहीं माना। उस समय लॉर्ड इरविन पे बहुत प्रेशर था। ठीक है जी, तो अगर गांधी जी चाहते, अब मुझे तो पता नहीं क्या था, मैं तो उस कमरे में था नहीं, लेकिन अगर वो चाहते जिस हिसाब से उस समय मुहिम थी तो वो मान जाता है इसके लिए भी। ठीक है जी, अब वो इनका काउंटर ये कहते हैं कि आप तो अहिंसा का वो करते नहीं, पर उन्होंने तो अहिंसा करी है, मारा किसी को। तो ये थी, तो ये टर्म थी जो उन्होंने मानने से मना कर दिया। तो वो जो मानी वो बता दी मैंने आपको, और जो नहीं मानी ये मैंने आपको बता दिया। अब डांडी मार्च क्या थी, देखो बेटा। 12 मार्च 1930 को, ये इरविन के पैक्ट से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से चल पड़ते हैं। अब वो कहां जा रहे हैं, वो जा रहे हैं 387 किलोमीटर दूर, 387 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। ठीक है जी, वो दूर जा रहे हैं अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। कितने फॉलोअर्स जा रहे हैं, 78 बेटा। और वहां ये पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। तो लगभग इनको 24 दिन लगते हैं। ये सब व्हाइट कलर के कपड़े पहन के जा रहे होते हैं। ठीक है जी, और वहां पे जाके वो नमक के कानून को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि रोटी, पानी और मकान तो एक बेसिक नीड्स हैं। जितना पानी चाहिए इंसान को पीने के लिए, उतना नमक भी तो चाहिए ना। तो नमक पे ब्रिटिश हुकूमत कैसे लगा सकती है टैक्स, समझ गया ना, कैसे टैक्स लगा सकती है। तो ये था बेटा आपका डांडी मार्च। ठीक है जी, इसके प्रेशर के बाद पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारी मार्च निकाली गई, जिससे लॉर्ड इरविन के ऊपर बड़ा फर्क पड़ा। और लॉर्ड इरविन ने बोला भाई तू आजा, एक बार मीटिंग कर ले, देख ले क्या करना है। ठीक है जी,
और ये था 5 मार्च 1931 को आपका क्या, लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट। इसके अंदर महात्मा गांधी जो है वो 78 फॉलोअर्स को लेके जाते हैं अपने, ये सब डाटा याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। ये लेके जाते हैं और यहाँ से वो सॉल्ट को तोड़ते हैं। अब गांधी जी भी मान जाते हैं। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है और ये जाते हैं ब्रिटेन के अंदर मीटिंग करने के लिए, ठीक है जी। अब सब लोग जा रहे होते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अंग्रेजी हुकूमत मुसलमानों को स्पेशल इलेक्टोरेट दे चुकी होती है, दे चुकी होती है ना। अब उसके बाद वो कहते हैं कि मुस्लिम सी क्यों, सिख और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन को भी दे दो, याद है 1919 के अंदर। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा भी तो कोई पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आप हमको भी स्पेशल स्टेटस दो। इस बात से गांधी जी नाराज हो जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ये क्या, ये तो सब हिंदू हैं, हिंदुओं में थोड़ा ना आप उसको डिवाइड करते रहोगे, ठीक है जी। ये थोड़ा करते रहोगे कि आप हिंदुओं में थोड़ा डिवाइड करते रहोगे। तो गांधी जी के सख्त खिलाफ थे, ठीक है जी। तो महात्मा गांधी सिर्फ अकेले जाते हैं मीटिंग के अंदर, लेकिन ये मीटिंग भी फ्रूटफुल नहीं होती, ठीक है जी। ये भी नहीं होती, और जैसे ही इंडिया में आते हैं इनको अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं, ठीक है जी। जैसे ये जेल से आते, जेल में इंडिया आते हैं इंग्लैंड से, इनको जेल में डाल देते हैं। इनको ये पता चलता है कि ये कम्युनल अवार्ड लेकर आ रहे हैं। अब आपको पता करेगा क्या होता है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में क्या था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था वो डिप्रेस क्लास के लिए भी बना दिया जाएगा। जो डिप्रेस क्लास है उसके लिए भी एक स्पेशल इलेक्टोरेट बना दिया जाएगा। जैसे 1909 में मुस्लिम्स को दिया गया, 1919 के अंदर सिख्स भी जोड़ दिए गए, क्रिश्चियंस भी जोड़ दिए गए, और एंग्लो इंडियंस भी जोड़ दिए गए, यूरोपियन भी जोड़ दिए गए। उसी प्रकार से रेमसे मैकडोनल्ड ने बोला कि भैया हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात भी मान लेते हैं, हम इनको भी दे देंगे, ठीक है जी, हम इनको भी दे देंगे। इस बात से सेकंड तो फेल हो चुकी थी, इस बात से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इनके बीच में दरार आ जाती है, ठीक है जी। अब वो ये कहते हैं कि महात्मा गांधी को बाकी किसी दिक्कत नहीं थी, मुसलमानों को मिला, सिखों को मिला, यूरोपियंस को मिला, एंग्लो इंडियंस को मिला, इनको हमसे ही क्यों दिक्कत है। अब महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं कि हम आपको अलग मानते ही नहीं। उनका एक टर्म था हरिजन, वो कहते हैं हम आपको अलग मानते ही नहीं, हम तो आपको अलग मानते ही नहीं है, तो हम कैसे आपको स्पेशल इलेक्टोरेट सिस्टम दे दें। अब इनको तो जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है जी। अब जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो टोटल फेलियर, कोई जाता ही नहीं है, कोई जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो, बड़े नेता को आपने जेल में डाल दिया तो कोई जाएगा ही नहीं, तो ये तो टोटल फेलियर हो गया, ठीक है जी। अब क्या होता है, जब महात्मा गांधी वापस आते हैं उनको जेल में डाल देता, उनको डाला था यरवदा जेल के अंदर। कहाँ डाला था बेटा, उनको डाला था यरवदा जेल के अंदर डाल दिया था। अब वह जो जेल में बैठे हुए, उनको पता चला कि ये तो कम्युनल अवार्ड लेकर आ गया। इन्होंने बोला जी मैं जा रहा हूँ अनमन अनशन के ऊपर, फास्ट अंटिल डेथ, मैं ये अवार्ड नहीं आने दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, रिप्रेजेंटेशन नहीं जाएगा। अब इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे। अब फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर प्रेशर डाला कि साहब आप जो है इनको मनाइए, ठीक है जी, आप जाके मनाइए। फिर ये जेल जाते हैं, उनसे बात करते हैं। वो कहते हैं गांधी जी आपको क्या दिक्कत है हमसे। वो कहते हैं हम आपको अलग मानते ही नहीं है, तो आपको जैसा ठीक लगता है आप करो, जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं करूंगा। अब इनके ऊपर प्रेशर बन रहा था। फिर हार के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक कदम पीछे लेना होता है। वो कहते हैं ठीक है, हमें स्पेशल इलेक्ट्रोड नहीं चाहिए, लेकिन हमारे को रिजर्वेशन दो। इसके लिए रिजर्वेशन दो, सीट्स का रिजर्वेशन दो, सीट्स को रिजर्व कर दो कि जहां पर कुछ सीटें हमें तो दो ना, सीट रिजर्व करके दे दो। इसे कहा जाता है पूना पैक्ट 1932 का, ठीक है जी। तो पूना पैक्ट 1932 ये एक नेगोशिएटेड स्टेटमेंट थी बिटवीन महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, जिसके अंदर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था ऑफ द डिप्रेस क्लास, जो आज एससी कहलाते हैं, उनके लिए था। तो पूना एक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन नॉमिनल हिंदूज एंड डिप्रेस क्लास, जो 23 लोगों ने किया था, और हिंदुओं की तरफ साइन कर रहा था मदन मोहन मालवीय ने, क्योंकि महात्मा गांधी तो जेल में थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साइन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस क्लास। और इसके अंदर इस तरीके से सीटों को रिजर्व कर दिया गया। बाद में वो रिजर्वेशन कर दिया जाता है, यहाँ से कोई ऐसे खड़ा हुआ ऐसे, जैसे आज हमारे देश में क्या होता है, ऐसे होता है ना, कुछ सीटें महिलाओं के लिए रक्षित है, कोई इनके लिए रक्षित है। तो ये कहाँ से आया सब सिस्टम, सब अंग्रेजों की देनदारी है, ठीक है। उनका एक चैलेंज था ना कि तुम रिपोर्ट बना के दिखाना, पता चल गया, मालूम पता चल गया कि उसने ऐसे नहीं बोला था वो। आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा।
ठीक है जी, बहुत बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है भाई, एक बंदा बैठा हुआ है बाहर देश के अंदर, अमेरिका इंग्लैंड में पड़ा हुआ बंदा, वो एक ना एक पैम्फलेट लिखता है। उस पैम्फलेट का नाम होता है नाउ और नेवर, आर वी लिव और पेरिश फॉर एवर। इसको बोलते हैं पाकिस्तान डिक्लेरेशन। ये जो पाकिस्तान वर्ड आया है, ये पहली बार कहां से आया, समझ गए? ये पाकिस्तान जो शब्द आया है वो कहां, अभी तो मुस्लिम लीग क्या कह रही है, वो कह रही है भाई साहब हमारे को स्पेशल इलेक्टोरेट दे दो, एक आधी जगह दे दो जहां पे हम अपना बना ले, राज्य बना ले। लेकिन अलग देश की डिमांड तो भी नहीं बन रही है। ऑल दी सोलोमन और इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया when British and Indian statesmen are lying in the foundation of federal constitution for that land, we address this appeal to you in the name of our common heritage on behalf of our 30 million Muslim brotherhood who live in Pakistan। आई नहीं आया इसके अंदर, आई बाद में आएगा, पाकिस्तान। ठीक है जी। और ये भारत के 5 नॉर्दर्न स्टेट को जोड़ के बनाया गया था। ठीक है जी, ध्यान तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या था ये, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है जी, जो आज का अफगानिस्तान है, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, यहां से इसने बनाया पाकिस्तान। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पाकिस्तान की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पाकिस्तान था। इसके बाद भाई यही नहीं रुका, यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कहता है कि भाई दो और बनेंगे, एक था बंगिस्तान और दूसरा था उस्मानिस्तान। हाँ, क्योंकि ये भी तो इलाके हैं ना जो बंगाल के इलाके, असम के, वहां पे तो मुस्लिम मेजोरिटी में है। तो वो ये कहता है कि जो ईस्टर्न बंगाल है और जो असम है उनको बनाना चाहिए बंगिस्तान, और उसके बाद जो बाकी के स्टेट है, असामी बिहारी स्पीकिंग जो मुस्लिम्स हैं, उनको बनाना चाहिए ओस्मानिस्तान। ठीक है जी, उनको बनाना चाहिए इस्लाम। ये था पाकिस्तान डिक्लेरेशन। ठीक है जी। और ये कौन लेके आया बेटा, मैं नाम डाला था इसका, यही नहीं। नहीं नहीं ये नहीं लेके आया यार, चौधरी रहमत अली नाम ही है यार इसका। यही। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन याद रखना टू नेशन थ्योरी इसने नहीं दी है। टू नेशन थ्योरी दी थी सर सैयद अहमद खान ने। दोनों में फर्क है, टू नेशन थ्योरी में और इसमें दोनों में फर्क है।